गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये कुछ दिनों से क्लासेस आपकी नहीं हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज से कंटिन्यू क्लासेस आपकी होंगी और जल्द से जल्द कोर्स को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पिछली क्लास में हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था। तो मोटिवेशन क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देखा था, फैक्टर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद उसका जो थ्योरी जो सिद्धांत होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम बिहेवियर, जो हिंदी में व्यवहार बोलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिहेवियर स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़रूरी है, ये सभी लोगों को मालूम है कि बिहेवियर से तात्पर्य ये है कि कोई भी प्लेयर, कोई भी खिलाड़ी जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसका जो दूसरों के प्रति जो रिएक्शन होता है, जो एक्शन होता है, किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से वो करते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो साइकोलॉजी जो हमने क्लास लिया था उसमें हमने ये बताया था कि ये व्यवहार का ही अध्ययन है। लास्ट में ये बिहेवियर पे ही आके रुका था। इसके पहले उसमें मन, चेतना और बहुत सारी चीज़ें था, लेकिन लास्ट में वो बिहेवियर पे आकर रुका था। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ और परिभाषा को देखेंगे कि बिहेवियर होता क्या है और इसकी जो परिभाषाएं हैं वो ऑथर के अकॉर्डिंग क्या क्या दी गई हैं। तो बिहेवियर इन साइकोलॉजी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम साइकोलॉजी को रिलेट किससे किए हैं, स्पोर्ट्स से किए हैं। ठीक है। जब हम स्पोर्ट्स से इसको हम रिलेट किए हैं तो इसके बारे में हम आगे हम चर्चा करते हैं। तो बिहेवियर रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल एक्शन, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्सेस। ठीक है। ऑब्जर्वेबल एक्शन है, रिएक्शन भी है और रिस्पॉन्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है। अलग अलग अवस्थाओं में कैसा स्थिति या कैसा उनका रिएक्शन या प्रतिक्रिया या उनका उत्तरदायित्व क्या होता है। यहाँ लिखा गया है व्यवहार से तात्पर्य किसी व्यक्ति की किसी परिस्थिति, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कैसा रिएक्शन करता है या उसकी एक्शन क्या है या उसका उत्तरदायित्व क्या बनता है, उन सारी चीज़ों को किया जाएगा। ठीक है। तो इन स्पोर्ट्स बिहेवियर शो हाउ एन एथलीट एक्ट, रिएक्ट एंड इंटरेस्ट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल, मतलब कि उसका जो रिएक्शन होगा किसी भी परिस्थिति में वो फिजिकली भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी वो हो सकता है। ठीक है। तो खेलों में यह दर्शाता है कि खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे कार्य करता है और प्रतिक्रिया कैसे देता है। ठीक है। फिर व्यवहार से तात्पर्य किसी व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में की गई क्रियाओं, प्रतिक्रियाएं और उत्तरदायित्व से है। खेल मनोविज्ञान में व्यवहार का अर्थ है कि खिलाड़ी प्रशिक्षण, प्रतियोगिता और सामाजिक परिस्थिति में कैसे कार्य करता है। ठीक है। वो ट्रेनिंग के दौरान भी हो सकता है, अगर हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका जो रिएक्शन एक्शन है वो कैसा है। कोई टूर्नामेंट हम कर रहे हैं या किसी टूर्नामेंट में खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका रिएक्शन कैसा है। और जो सोशल सिचुएशन जिसको बोलते हैं, सामाजिक परिस्थिति जिसको बोलते हैं, उसमें उसका कैसा प्रतिक्रिया देता है। ठीक है। दूसरों से संबंध कैसा बनाता है, यहाँ लिखा गया है दूसरों से संबंध बनाता है। इसमें एक शारीरिक क्रियाएं जैसे हाव भाव, गति आदि तथा मानसिक पहलू जैसे दृष्टिकोण, भावनाएं, प्रेरणा और निर्णय शामिल होते हैं। व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व, मानसिक स्थिति और वातावरण का प्रतिबिंब होता है। ठीक है। तो हमने पर्सनालिटी के बारे में भी पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी को भी देखा था। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग बॉडी के क्लासिफिकेशन बोल लो या तो जो साइकोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन बोल लो, उन सब सारी चीज़ों को हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। तो आपको पर्सनालिटी को भी समझते हुए इन सब सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो बिहेवियर का तात्पर्य यही है कि आप किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे तो वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, तो उसमें ये आप बोलोगे कि ऑब्जर्वेबल एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स। ठीक है। किसमें, इन डिफरेंट सिचुएशन, किसका, एक इंडिविजुअल का, किस प्रकार का, फिजिकली और साइकोलॉजिकल, मतलब कि शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे कार्य करता है। नेक्स्ट में हम बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ बिहेवियर की क्या है, मतलब कि व्यवहार के जो प्रकार हैं वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है
ओबर्ट बिहेवियर भी होता है, कवर्ट बिहेवियर भी होता है, वॉलेंटरी बिहेवियर और इनवॉलेंटरी बिहेवियर। मेनली आप देखोगे कि पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर ये दोनों चीज़ों को ही मेनली ये मिलता है। मोस्टली इसको देखा जाता है कि पॉजिटिव या तो नेगेटिव बिहेवियर, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को अगर दे दिया गया क्वेश्चन में, अगर मेंशन है, तो आपको इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो बिहेवियर पॉजिटिव कैसा होगा? कोऑपरेटिव होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, मोटिवेटेड होगा, कॉन्फिडेंट होगा और स्पोर्ट्समैन लाइक। ठीक है, निगेटिव में क्या होगा? एग्रेसिव होगा, फर्स्टेड होगा, डिप्रेस जिसको बोलते हैं डिप्रेसफुल होगा, डिसरिस्पेक्टफुल, या आप बोलते हो जिसे डिप्रेस, जैसे कि अग्रेसिव फर्स्ट्रेट का उसके बाद डिप्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, और अनकोऑपरेटिव मतलब कि किसी प्रकार का कोऑपरेटिव करने की उसके अंदर इच्छा नहीं रहेगी। पॉजिटिव में क्या रहेगा? वो चीज़ों को कोऑपरेट करेगा, डिसिप्लिन में रह के काम करेगा। ठीक है, उससे मोटिवेट होगा, कॉन्फिडेंट उनके अंदर रहेगा, और जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव बिहेवियर से क्या होगा? उसमें एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखेगा, फर्स्टेड दिखेगा किसी चीज़ को, मतलब कि कार्य को करने में, मतलब कि बोलते हैं ना कि हमेशा चिंता में डूबे रहना। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और अनकोऑपरेटिव मतलब कि किसी के साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर उसका नहीं होगा। ओवर्ट बिहेवियर मतलब प्रकट बिहेवियर, मतलब कि विजिबल एक्शन लाइक प्लेइंग, शूटिंग, सेलिब्रेटिंग। ठीक है, कवर्ट बिहेवियर में क्या है? गुप्त बिहेवियर में इंटरनल थॉट, प्लानिंग और एंजाइटी, मतलब कि ये सारे इंटरनल रहेगी। कैसा रहेगा? इंटरनल थॉट, अंदर अंदर सोचता रहेगा चीज़ों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, प्लान बनाएगा, वो भी इंटरनल होगा। देन एंजाइटी, ये भी क्या होगा? अंदर से चीज़ों को देखेगा। इसको देखने के लिए क्या होगा? चीज़ों को, मतलब कि एंजाइटी तो दिखेगी, लेकिन इसको एंजाइटी को एनालिसिस करने के लिए, इसको एराइज करने के लिए आपको किसी भी चीज़ों का पता लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर एंजाइटी है तो किस चीज़ का है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुप्त, मतलब कि आपको काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप जाके पता कर पाओगे कि एंजाइटी अगर है तो किस कारण से है। फिर है वॉलेंट्री बिहेवियर, स्वैच्छिक व्यवहार जिसको बोलते हैं, कॉन्शियस एक्शन अंडर पर्सनल कंट्रोल, मतलब कि कॉन्शियस मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को सोच समझ के हम जिस काम को कर। अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है कि मतलब कि हमारे माइंड में कुछ तो चल रहा है, लेकिन हम क्या है कि चीज़ों को हम कर नहीं पा रहे। लेकिन कॉन्शियस में क्या होता है कि हम चेतना के साथ किसी काम को कर रहे हैं, और अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है? अनचेतना के साथ। ठीक है, अचेतना के साथ, मतलब कि कोई किसी प्रकार का चेत नहीं है, लेकिन कॉन्शियस। लेकिन वॉलंटरी बिहेवियर में क्या रहेगा? कॉन्शियस एक्शन रहेगा। आपका जो एक्शन रहेगा, जो क्रिया रहेगा या प्रतिक्रिया रहेगा, वो कैसा रहेगा? अच्छे तरीके से रहेगा, या तो इसको आप पॉजिटिव वे में बोल सकते हो कि आपका ये पॉजिटिव वे में रहेगा। ठीक है, अंडर पर्सनल कंट्रोल मतलब कि आपके पर्सनल कंट्रोल में रहेगा कि आपको कैसा एक्शन करना है किसी भी स्थिति में, चाहे अगर आप मैच हार गए हो, चाहे आप मैच जीतने वाले हो या जीत गए हो। ठीक है, तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा? आपके वो कंट्रोल में रहेगा कि हमको दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करना है। उसके बाद आता है इनवॉलंटरी बिहेवियर, जैसा कि अनैच्छिक व्यवहार, ऑटोमेटिक रिएक्शन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब कि आपके अंदर जो है कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, अनकॉन्शियस में आप रहोगे। आपको क्या बोलना है या क्या एक्शन रिएक्शन करना है, आपको वो चीज़ें पता नहीं रहेगी, मतलब कि ऑटोमेटिक वो चीज़ें होती रहेंगी, जिसको हम नेगेटिव वे में बोल सकते हैं कि आपके अंदर जो भी आप रिएक्शन करोगे इस अनैच्छिक व्यवहार में, आप कैसा करोगे? नेगेटिव बिहेवियर आप करोगे। ठीक है, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ये अगर दिया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए। कभी कोई पूछ सकता है कि वॉलेंट्री बिहेवियर जो होता है वो कैसा होता है, तो आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव वे में ये रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी ये कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं कि आप कोई भी काम करोगे तो सोच समझ के करोगे। लेकिन इसमें क्या रहेगा? ऑटोमेटिक, जैसे बोलते हैं कि हृदय अगर चल रही हृदय गति अगर चल रही तो चल रही है, सांसें चल रही तो कंटिन्यू चल रही, मतलब कि क्या? इनवॉलेंट्री है, इसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, तो कंटिन्यू आपको जो ये बिहेवियर इसमें दिखेगा, आप इस पर किसी भी प्रकार का आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ये कब होगा? आपको बाद में जब आप चीज़ों को कर डालोगे, कुछ अच्छा हो जाएगा कुछ बुरा हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ मैंने अच्छा किया या गलत किया। तब आप इसको, मतलब कि घटना के घटित होने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे बिहेवियर की, क्या है कि इसकी विशेषता क्या है? तो गोल ओरिएंटेड होगा, लक्ष्य उन्मुखन, मतलब कि लक्ष्य के प्रति आपको कार्य करने की दिशा दिखाएगी। ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, दृश्य और मापनीय होगी, मतलब कि आप इसको देख सकते हैं और माप सकते हैं। फिर चैलेंजेबल थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, मतलब कि आप इसको क्या कर सीखा और बदला जा सकता है, मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हो?
बदल भी सकते हो या तो इसको आप सीख भी सकते हो। किसके थ्रू? मतलब कि लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। चेंजेबल मतलब कि आप सीखना, बदला मतलब कि क्या, एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव। ठीक है, अनुभव और लर्निंग के थ्रू क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो बिहेवियर को। मतलब कि लोगों को, चीज़ों को देख के कि हाँ अगर इस स्थिति में इसने कैसा काम किया, उसके चीज़ों को क्या करना, अपने अंदर अडॉप्ट करना। मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं तो आप उसको क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे, और बुरी चीज़ें हैं तो उसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। उसके बाद मतलब कि आप चेंज कर सकते हो। इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट, पर्यावरण प्रभावित, मतलब कि ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। गाइडेड बाय माइंड एंड इमोशंस, मन और भावनाओं द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब कि ये माइंड और इमोशंस द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, या तो गाइड किया जाता है उसको, खुद से भी कर सकते हो, या तो कोई आपके ऊपर कोई एक ट्रेनर है या कोच है या कोई टीचर है, वो आपको क्या करता है, गाइड करता है कि आपके माइंड और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, लर्नड रिस्पॉन्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड इमिटेशन, अनुभव और अनुकरण से सीखा गया। ठीक है, लर्न रिस्पॉन्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड इमिटेशन, अनुभव और अनुकरण, मतलब कि आपने जिन चीज़ों को अपने अंदर क्या किया है, इंटर्ड करवाया है चीज़ों को लेके, या कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि आपको, आपने किसी ऐसी स्थिति में आपने नेगेटिव एक्शन को या रिएक्शन को दिया था, लेकिन आपको वो समझ में आ गया कि वहाँ मैंने जो रिएक्शन दिया था वो चीज़ें गलत थी, तो उसके आप एक्सपीरियंस पे क्या करोगे, और अदर जगह उस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे जब तक कि मतलब कि आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उन चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग बिहेवियर, व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिया गया है, आपको जिसमें भी समझ में आए कि हाँ आप उसमें कंफर्टेबल हो आप देख लेना। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग बिहेवियर, पर व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर, जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जीन्स हैं, फिटनेस हमारे हैं, हॉर्मोन्स हैं और हेल्थ। ठीक है, ये क्या हो गए, बायोलॉजिकल हो गए। जीन्स भी हो सकता है, जीन मतलब कि जो एक जीन से दूसरे जीन में आता है। फिर फिटनेस लेवल भी वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। फिर हार्मोन्स जो निकलते हैं, जैसे कि डोपामाइन होता है, हैप्पी हार्मोन्स होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हेल्थ आपका डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ कैसा है। देन हम आते हैं दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर पे, जिसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान। इसको हम बोल सकते हैं शारीरिक, और इसको बोल सकते हैं मानसिक। तो पर्सनालिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन, इमोशंस एंड स्ट्रेस, ये हमको साइकोलॉजिकल चीज़ों में आगे। पर्सनालिटी हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, मोटिवेशन हमारा कैसा है, इमोशंस पे हमारा कैसा कंट्रोल या नियंत्रण है, स्ट्रेस पे हमारा कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। सोशल फैक्टर, फैमिली, टीममेट्स, फैमिली हो गया, टीममेट्स हो गया, कोच हो गए, ऑडियंस हो गए और पीयर्स हो गए। ठीक है, तो फैमिली भी कहीं ना कहीं करेगा। ठीक है, सोशल फैक्टर आपको सामाजिक, मतलब कि बिहेवियर आपके सामाजिक गुणों पर, या सामाजिक इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, सोशल इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको कहीं नहीं करेगा। ठीक है, टीममेट्स, आपके जो टीम में है वो भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। देन कोच भी होगा, कोच भी देगा आपको, मोटिवेशन देगा चीज़ों को करने के लिए। कोच के ऊपर है कि आपको कैसा वो गाइड कर रहा है। ऑडियंस से भी कभी कभी दिक्कत होती है, जैसे कि कहीं मैचेस वगैरह चलते रहते हैं, या आप देखते हो कि मैचेस चलते हैं तो कहीं ऑडियंस एक आपके अपोनेंट या आपके तरफ के ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालता है। पीयर्स हो गए, वो भी डालते हैं अफेक्ट। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय जिसको बोलते हैं क्लाइमेट्स, जिस क्लाइमेट्स में क्या आ गया कि जैसे कि कहीं का हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग ले रहे हो, आप हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग लिए हो, लेकिन आपका जो टूर्नामेंट है वो कहीं और जगह पे है, कोल्ड इन्वायरमेंट में है, या तो लो लेवल में है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे भी इन्वायरमेंट फैक्टर, मतलब कि जो नेचुरल, जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल चीज़ जहाँ प्रभावित करती है, कि आप डे में किसी टूर्नामेंट को, सॉरी प्रैक्टिस आप डे में किए हो, लेकिन टूर्नामेंट आपका नाइट में है, लाइट में खेलने में आपको परेशानी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। फैसिलिटी, आपको फैसिलिटी अच्छी मिली है लेकिन वहाँ फैसिलिटी नहीं, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत जगह इंटर यूनिवर्सिटी अगर आप खेलने जाते हो, स्टेट का टूर्नामेंट ही खेलने जाते हो, लेकिन आपको वहाँ पे फैसिलिटी जो है, कहीं रूम ठीक नहीं है, कहीं बाथरूम ठीक नहीं है, कहीं ग्राउंड ठीक नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। ठीक है, कंपटीशन जो है वो सेटिंग है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है कि कंपटीशन कैसा है। उसके बाद सिचुएशनल फैक्टर, परिस्थिति जनक जन्य
जो कारक होते हैं। प्रेशर हो गया, किसी टूर्नामेंट का मैच का प्रेशर है कि आप प्रीवियस किसी मैच में आप मतलब कि अच्छा प्रदर्शन उस टीम के साथ नहीं किया, उस टीम को देखने के बाद प्रेशर। इवेंट इम्पोर्टेंस जो है, कोई ऐसा इवेंट है जिसको आप लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप चीज़ों को मैं पार्टिसिपेट करने आया हूँ। ठीक है, उसका अपोनेंट के बिहेवियर पे भी है, जैसे कि स्लैजिंग वगैरह होती है टूर्नामेंट में, बहुत सारे स्लैजिंग होते हैं, तो आप पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब कि वो जानबूझ के चीज़ों को करते हैं, जैसे कि आप देखते हो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्लैजिंग चलती है। और भी कोई देश ले लो, जैसे कि तुम्हारा बांग्लादेश का मैच देख लो, स्लेजिंग चलती है बहुत ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया वाले भी करते हैं स्लेजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अपोनेंट के बिहेवियर से हमारे खुद के बिहेवियर में कुछ ना कुछ बदलाव होता है, जिसको हम उसी को बोलते हैं कि हमको कंट्रोल करके चीज़ों को क्या करना है, रखना है। ठीक है, कि हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, कि हमको सम और विषम परिस्थिति में अपने आप को क्या करना है, नियंत्रण अपने ऊपर रखना जरूरी है। वो सामने वाले क्या कर रहे हैं भाई, उनका स्ट्रेटेजी बना होगा कि वो आपको परेशान करेंगे और आपके परफॉर्मेंस में क्या होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आएगी। तो उनके चीज़ों को क्या है, अच्छी चीज़ों को रखिए और बुरी चीज़ों को क्या करिए, इग्नोर करते हुए अपने मैच पे ध्यान को देना है, जिससे आपका क्या है, टूर्नामेंट प्रभावित ना हो या तो आपका परफॉर्मेंस प्रभावित ना हो। फिर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, सीख और अनुभव जिसको बोलते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस सेव बिहेवियर। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका एक्सपीरियंस, मतलब क्या होगा, जो भी आपका पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको आप अप्लाई करो। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही काम आती है चीज़ों में। जैसे भी हम कहीं भी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सेम टीम से ही क्या होता है हमारा मैच, तो उस पास्ट के एक्सपीरियंस को देखो, उसको एनालिसिस करके रखो कि हमारी गलतियां कहाँ थी या तो उनकी गलतियां कहाँ थी, उन सब सारी चीज़ों को। क्योंकि कोई भी प्लेयर होता है तो ऐसा नहीं कि एक साल खेलने के बाद छोड़ देता है, कभी न कभी ऐसा हमेशा ऐसा होता है कि उनसे आपकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो 3 साल 4 साल 5 साल जैसे भी हो, उन चीज़ों को क्या करते हैं, वो खेलते रहते हैं, तो उसमें आपको उनके बिहेवियर, उनके एक्सपीरियंस, उनके फिटनेस लेवल या उनके स्किल्स का जो डेवलपमेंट का जो लेवल है उसको आपको रिकॉल करना है कि हाँ ये पिछली बार कैसा खेला था, या अच्छा खेल सकता है या बुरा खेल सकता है, या किसको हमको मैच को देखना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी भी वीक प्लेयर को हम पकड़ लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हम पॉइंट को क्या करते हैं, गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लर्निंग और एक्सपीरियंस में आती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, इफेक्ट ऑफ बिहेवियर इन स्पोर्ट्स। खेलों में प्रभाव किसका, बिहेवियर का, जो व्यवहार का जो प्रभाव होता है खेलों पर क्या पड़ता है। तो पहला दिया है सकारात्मक व्यवहार, टीम वर्क, सहयोग, आत्मविश्वास, प्रेरणा और अनुशासन बढ़ाता है। ठीक है, जो खेलों में जो प्रभाव, मतलब कि अगर आपका सकारात्मक पॉजिटिव बिहेवियर है, टीम वर्क है, सहयोग की भावना है, आत्मविश्वास खुद के ऊपर है, प्रेरणा, आपको मोटिवेशन मिल रही, आपके अंदर अनुशासन है, तो ये परफॉर्मेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देन नकारात्मक व्यवहार, संघर्ष, तनाव, निराशा, खराब प्रदर्शन और दंड का कारण बनता है। फिर सकारात्मक व्यवहार खेल भावना और सफलता को बढ़ाता है, नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन और टीम की एकता घटाता है। देखो एकदम क्लियर हो गया कि सकारात्मक जो व्यवहार होता है खेल की भावना और सफलता, मतलब कि आपके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है और आपको सक्सेस दिलाता है। मतलब कि आपके परफॉर्मेंस में अगर इन्हेंस होगा या इंक्रीज होगा आपका परफॉर्मेंस, इम्प्रूव होगा, तो आपको सफलता भी क्या होगी, मिलेगी। लेकिन अगर आपका नकारात्मक व्यवहार है, नेगेटिव बिहेवियर है, तो प्रदर्शन और टीम की एकता को घटाता है। मतलब कि आपका परफॉर्मेंस भी कम होगा और आपकी टीम की एकता, मतलब कहीं ना कहीं आप गलतियां करेंगे तो आपको टीम वाले कहीं ना कहीं कुछ बोलेंगे, उसके हिसाब से भी आपका क्या होगा, प्रदर्शन कहीं ना कहीं कम होगा और आपकी टीम के लिए वो नुकसान होगा। देन रोल ऑफ बिहेवियर इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस, खेल प्रदर्शन में भूमिका क्या है। तो पहला क्या है, डिटरमाइंड रिएक्शन अंडर प्रेशर, मतलब कि दबाव में प्रतिक्रिया तय करना, कि हमको प्रेशर में अगर चीज़ें हैं, ठीक है, प्रेशर में अगर हैं तो हमको कैसा प्रतिक्रिया करना, ये हमको पहले से डिसाइड करना है। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के मैसेज देखते हो जिसमें धोनी जो है कैप्टन है, लेकिन अंडर द प्रेशर भी, लेकिन वो चीज़ों को कितने अच्छे से वो हैंडल करता था, सिचुएशन को मैनेज करके रखता था। तो ये चीज़ें हैं कि हमको अंडर द प्रेशर हमको कैसा रिएक्शन देना है, ये हमको पता होना चाहिए। कि हमको उस चीज़ों से अंडर द प्रेशर अगर हम हैं, अगर प्रेशर में हम हैं, दबाव में हैं, तो हमको ऐसा कोई कदम या ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है कि हमको कोई भी दिक्कत आ जाए या हमारे टीम के ऊपर दिक्कत आ जाए।
ध्यान, प्रेरणा और टीम वर्क को बढ़ाता है। इम्प्रूव फोकस, मोटिवेशन एंड टीम वर्क। अगर बिहेवियर आपका अच्छा है तो आपके परफॉर्मेंस को क्या करेगा, बढ़ाएगा, मतलब कि आपको कॉन्संट्रेट भी करेगा, मोटिवेशन भी देगा और टीम वर्क को भी आपको क्या करता है, बढ़ाता है। भावनाओं और तनाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो आपके हेल्प कंट्रोल इमोशन एंड स्ट्रेस, मतलब कि आपको स्ट्रेस भी नहीं देगा और आपके जो इमोशंस हैं उसको नियंत्रित करने के लिए मदद करता है। कौन? आपका अगर बिहेवियर अच्छा है तो। ठीक है, किसके लिए? स्पोर्ट परफॉर्मेंस के लिए। लक्ष्य प्राप्ति और निरंतरता को समर्थन देना है, मतलब कि सपोर्ट गोल अचीवमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या आता है कि आपको अपने लक्ष्य को क्या करना है, एकदम बना कर। कंसिस्टेंसी मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना। ठीक है, जैसे कि आपने 100 मीटर क्या किया, रनिंग किया। ठीक है, 100 मीटर रनिंग किया तो आपका जो टाइमिंग है मान के चलो कि वो 12 सेकेंड है। ठीक है, दूसरी बार आपने दौड़ा तो आपका फिर आया 12 सेकेंड आया, 12 सेकेंड आया। ठीक है, तीसरी बार आपने दौड़ा तो आपका समझ लो कि 11.5 ऐसा कुछ सेकेंड करके आया। ठीक है, चौथी बार दौड़ा तो आपने फिर से आपको क्या हुआ, 12 आया। तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंसी है, मतलब कि आपके जो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है, मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एकदम आप बोलोगे कि फिर एक बार 12 सेकंड में दौड़े और एक बार दौड़ दिया 18 सेकंड में, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़्यादा अंतर आ जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे का टाइमिंग का अगर मैनेजेबल है तो उसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो ये रिजल्ट हमारा अच्छा होगा, न कि 12 एक बार दौड़े, 12 सेकंड में दौड़े, फिर एक बार 16 सेकंड में दौड़े, एक बार फिर 18 में दौड़े, फिर एक बार 10 सेकंड में दौड़े, फिर एक बार हम चले गए 20 सेकंड में दौड़ दिए, फिर एक बार 15 सेकंड। इसको हम कंसिस्टेंसी नहीं बोलेंगे। मतलब कि कोई एक रिजल्ट आने के बाद क्या है कि ऊपर नीचे, मतलब कि कभी 11 हो सकता है या तो 13 हो सकता है, या तो 11.5 हो सकता है या 12.5। इसको हम कंसिस्टेंसी में हम ले सकते हैं कि 11 से लेके 13 के बीच, मतलब कि 11 से लेके 13 के बीच क्या है, ये कंसिस्टेंसी इनका आ रहा है। ये भी ज़्यादा है लेकिन एकदम आधा, मतलब कि 11.5 हो गया, 12 हो गया, 12.5 इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप 11.5 से 12.5 का आप लोगे तो ये आपकी क्या है, कंसिस्टेंसी है। मतलब कि लक्ष्य प्राप्ति, मतलब कि आपका जो गोल गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए वो, और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए सपोर्ट करता है कौन, आपका बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद खेल भावना, अनुशासन और निष्पक्ष खेल को बढ़ाता है। निष्पक्ष खेल मतलब कि जो आपका प्रमोट स्पोर्ट्समैन डिसिप्लिन एंड फेयर प्ले, मतलब कि अब निष्पक्ष प्ले मतलब कि फेयर प्ले, आपके किसी भी प्रकार का चीटिंग वगैरह ऐसा चीज़ों को आप नहीं कर रहे हो। और खेल भावना को बढ़ाता है, डिसिप्लिन भी बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें कौन करता है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी बिहेवियर इन स्पोर्ट्स क्या है, हेल्प कोच अंडरस्टैंड एथलीट माइंडसेट। मतलब कि कोच को खिलाड़ी की मानसिक स्थिति समझने में मदद करता है। ठीक है, कोच को खिलाड़ी की मानसिक स्थिति समझने, मतलब कि जो भी आपका कोच है, आपका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर को कौन जज करता है, आपका जो कोच होगा वो आपके बिहेवियर को जज करता है, एनालिसिस करता है कि ये किस सिचुएशन में कैसा रिएक्शन ये दे रहा है। ठीक है, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्शन ये दे रहा है, उस पर क्या रहेगा, ये एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है। फिर भावनात्मक नियंत्रण, अनुशासन और प्रेरणा में सुधार करता है। ठीक है, मतलब कि जब जो भी कोच रहेगा वो आपकी भावना, मतलब कि आपको इमोशंस पे कंट्रोल करेगा, कहाँ पे आपकी कमी आ रही है, कहाँ पे आपके जो इमोशंस है वो अनियंत्रित है, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, आपको अनुशासन में लाने की कोशिश करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। मतलब इन सब सारी चीज़ों में क्या करेगा, एक कोच सुधार करता है। फिर टीम संबंध और सहयोग को मजबूत करता है कि अगर आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है लेकिन आपको टीम भावना से खेलने अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये शुरू शुरू में जो होता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, कैंप लगाते हैं। प्रैक्टिस तो सभी लोग करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम चीज़ों को क्या करते हैं, कैंप लगा के उसको हम चीज़ों को उनके अंदर कॉपरेशन कोऑपरेटिव जो चीज़ें होती है उसको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्राउंड पे अलग अलग लोग अलग तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं या करते हैं या जो कोच होते हैं वो करवाते हैं। तो लेकिन आपका जब सिलेक्शन, मान लो कि इंटर कॉलेज आपने खेला, उसके बाद आपको स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो आपके स्टेट लेवल में जो
प्लेयर आए हैं वो अलग अलग कॉलेज से आए हैं, तो उनके चीज़ों को क्या करना है, कोऑपरेटिव बनाना है, कोऑपरेशन एक दूसरे के अंदर और कोऑर्डिनेशन, इन सब सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए क्या लगाते हैं, हम कैंप को लगाते हैं कि इनका जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, एक दूसरे के प्रति कोऑपरेटिव है कि नहीं, इन सब सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए करता है। कौन करता है, ये कोच करते हैं। ठीक है, कब, जब उसके बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं तब। तनाव और आक्रामकता को क्या करते, कम करते, मतलब इनहेंस ओवरऑल, सॉरी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एग्रेशन। स्ट्रेस और क्या करता है, एग्रेशन, मतलब कि आपके गुस्से को और तनाव को क्या करते हैं, कम करते हैं। कैसे, वो आपको देखते हैं ड्यूरिंग द कंपटीशन, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, सारी चीज़ों को कि किस समय जो बच्चा है एग्रेशन हो रहा है, तो उन सब सारी चीज़ों को क्या करता है, नोट करता है, टॉपिक को या पॉइंट को, कि इनका जो बिहेवियर है वो कहाँ पर चेंज हो रहा है। उस चेंज बिहेवियर को सही करने के लिए कहीं ना कहीं आपको वो ट्रेनिंग देगा, अलग से उसको चीज़ों को बताएगा, या सबके बीच में बताने वाली चीज़ें हैं तो सबके बीच में बताएगा, सबके साथ बताएगा। तो सबके साथ बताने का मतलब है कि और लोगों को चीज़ों का क्या है, समझ में आए। मतलब कि ऐसा है कि उस पॉइंट से अगर लोगों को भी अगर फायदा हो रहा है तो क्या करेगा, उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इनहेंस ओवरऑल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, इसको हिंदी में नहीं लिख पाया हूँ, मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ। तो इनहेंस ओवरऑल स्पोर्ट परफॉर्मेंस मतलब कि जब आपके बिहेवियर को स्टडी कोई कोच, ट्रेनर या टीचर करता है, तो जो कमियां होती है उससे ओवरऑल स्पोर्ट परफॉर्मेंस जो होता है, चाहे तो वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे तो वो आपके फिटनेस से हो, चाहे वो आपके स्किल से रिलेटेड हो, वो सारी फिटनेस से हो, चाहे तो आपके स्किल से हो, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, उसमें जो कमी है उसको क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, फिटनेस और स्किल को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जब फिटनेस और स्किल को इम्प्रूव करेगा तो आपका जो ओवरऑल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो डेवलप होगा। कब, जब आपके फिटनेस स्किल को लेते हुए आपके बिहेवियर को क्या करेगा, वो रीड करेगा या जज करेगा। ठीक है, अब मॉडल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार के मॉडल्स क्या हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। बिहेवियर मतलब कि क्या, इसमें बिहेवियर ऑकर एज ए रिएक्शन टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस। फिर कॉग्निटिव मॉडल है, इसको भी हमने पढ़ा था। साइको एनालिटिक मॉडल है जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, उसको भी हमने पढ़ा है। सोशल लर्निंग मॉडल बंडूरा ने दिया था, उसको भी हमने पढ़ा है। ह्यूमनिस्टिक मॉडल, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो मॉडल है वो किसके अंदर आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहेवियर के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब कि वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब कि जो चीज़ें आपने उसके अंदर जो, जैसे कि कुत्ते के ऊपर जो किया गया था, प्रयोग जो किया गया था, बिल्ली के ऊपर किया गया है, कबूतर के ऊपर किया गया, तो ये किस तरीके का इनके अंदर स्टिमुलस मिल रहा है, तो इनका रिस्पांस कैसा है, फिर एक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें इनमें है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक मॉडल जिसने मास्लो ने दिया है, उसको फिर बाद में रोजर ने क्या किया था, मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, किसमें, मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में, या थ्योरी ऑफ बिहेवियर आप बोल सकते हो, इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तुम्हारा ये बिहेवियर से, जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा ये पूरे बिहेवियर पे थे। इसी में आपका इंटरेस्ट और रुचि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिहेवियर वो था पहला, और दूसरा इसमें था इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब कि रुचि, खेल में, मनोविज्ञान में रुचि या खेलों में रुचि। आपके सिलेबस में आप देखोगे तो सिलेबस में आपके वो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, स्टिमुलस और सॉरी बिहेवियर, मतलब कि एक था पहला, पहला क्या था आपका, प्रेरक मोटिवेशन, दूसरा बिहेवियर, और तीसरा रुचि। मतलब कि इसकी जो भूमिका है, रोल क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हमको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि जो मोटिवेशन है वो क्या है, बिहेवियर जो है वो क्या है, और इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो मीनिंग की हम बात करेंगे कि मीनिंग क्या है, तो रुचि से तात्पर्य क्या है, देखो यहाँ लिखा गया रुचि से तात्पर्य उस मानसिक स्थिति से है जिसमें व्यक्ति खेल गतिविधियों के प्रति, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो खेल गतिविधियों के प्रति ध्यान
जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट, जिज्ञासा या तो विल पावर या क्यूरियोसिटी बोल सकते हो, और प्रेरणा और मोटिवेशन। ठीक है, प्रेरणा को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। तो यहाँ लिखा है इंटरेस्ट रिफर्स टू अ साइकोलॉजिकल स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल सो अटेंशन, इसको बोलते हैं ध्यान, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा एंड मोटिवेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मतलब कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तरफ या प्रति ध्यान, जिज्ञासा और प्रेरणा दिखाता है। रुचि खेल में सीखने, प्रदर्शन और भागीदारी को प्रभावित करता है, मतलब कि इंटरेस्ट क्या है, खेल में सीखने, लर्निंग के लिए, परफॉर्मेंस, प्रदर्शन मतलब कि परफॉर्मेंस, रुचि खेल में सीखने, प्रदर्शन और भागीदारी को क्या करता है, प्रभावित करता है। भागीदारी मतलब कि पार्टिसिपेशन जो होता है, यहाँ लिखा गया है इंटरेस्ट अफेक्ट लर्निंग, परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन। अगर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा जब आप उसमें क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट अगर नहीं लोगे ज़्यादा तो आपको सीखने को भी कम मिलेगा, आपका परफॉर्मेंस भी कम होगा और पार्टिसिपेशन भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बोलता है कि इंटरेस्ट अफेक्ट लर्निंग, परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिफर्स टू अ फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी or concern about something that make an individual want to learn or participate in it willingly। विलिंग मतलब कि विल पावर, इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। इट इज एन इंटरनल मोटिवेटिंग फोर्स दैट डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट। तो रुचि का अर्थ है किसी कार्य, वस्तु या विषय के प्रति व्यक्ति की स्वाभाविक जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब वही क्यूरियोसिटी या आकर्षण, जिसके कारण वह कार्य करने या जानने की इच्छा रखता है। यह एक आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति का ध्यान किसी विशेष दिशा में लगाता है। आंतरिक प्रेरक मतलब कि इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, जो हमने पढ़ा था, मोटिवेशन टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंस्टिंक्ट और एक्सट्रीम। ठीक है, तो जब तक अंदर से किसी चीज़ों को करने की जिज्ञासा या विल पावर नहीं होगी तब तक आप उस चीज़ों को क्या कर सकते हो, सक्सेस नहीं हो सकता या उसको पा नहीं सकते हो। ठीक है, तो अंदर से चीज़ों को उजागर करने के लिए क्या चाहिए हमको, प्रेरणा चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो दिया गया है ना, प्रेरणा, मोटिवेशन, ध्यान मतलब कि आपका जो कंसंट्रेशन है या अटेंशन है, जिज्ञासा और प्रेरणा, ये सारी चीज़ें रहेंगी तब आपका क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। मोटिवेशन चाहिए ही, आपका उस चीज़ पे ध्यान भी रहना चाहिए और अंदर से आपकी क्यूरियोसिटी या विल पावर भी आपका दिखना चाहिए, या विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। देन ये है कुछ डेफिनेशंस, आप इसको देख लीजिएगा। क्रो एंड क्रो आता है, इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो, स्किनर और हरलॉक का भी क्वेश्चन पूछा है। कब कब दिए गए हैं, कौन कौन दिया, इसको देख लेना। ये दो तीन इसमें नए हैं, ड्रेवर 1952 में दिए हैं, गेट एक दिए हैं 1942 में, बिंघम 1973 में। तो ये सारी चीज़ें आपको इसको देखना है, अपने तरीके से इसको रिमेम्बर करना है कि आपको एग्जाम जो आप दोगे उसमें आपको ये रिकॉल हो सके। तो क्रो एंड क्रो का मैं बता देता हूँ क्या उसमें है कि इंटरेस्ट इज द एटीट्यूड विच गिव्स अ पर्सनल मीनिंग टू एन एक्सपीरियंस एंड मेक इट कंटिन्यू। रुचि वह दृष्टिकोण है जो अनुभव को व्यक्तिगत अर्थ देता है और उसे निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, फिर ड्रेवर 1952 में क्या कहा है, इंटरेस्ट इज ए टेंडेंसी टू प्ले अटेंशन टू एंड इंजॉय सम एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट। रुचि किसी गतिविधि या वस्तु पर ध्यान देने और उसमें आनंद अनुभव करने की प्रवृत्ति है। स्किनर ने क्या कहा है, इंटरेस्ट इज ए प्रेजेंटिंग टेंडेंसी टू पे अटेंशन एंड इंजॉय सम एक्टिविटी और कंटेंट, मतलब रुचि किसी गतिविधि या विषय पर ध्यान देने और आनंद लेने की अस्थायी प्रवृत्ति है। उसके बाद गेट ने भी बताया है 1942 में, ये ईयर भी कभी कभी पूछ लेता है इसलिए मैं ईयर को मेंशन कर दिया हूँ, आपको ईयर को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है करके। जॉब को पाना है तो बहुत ही मतलब कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पिछली बार आप लोग को ये लग रहा होगा कि सब लोगों ने भरा था और सबका हो गया, तो उस हिसाब से पोस्ट आया था और उस हिसाब से लोगों ने मेहनत किया था कि, और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा वो और भी थोड़ा सा टफ होगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। मतलब कि टफ का मतलब ये कि कंपटीशन ज़्यादा होगा, सीटें कम हैं और लोग ज़्यादा हैं। पिछली बार क्या था, लोग, सीटें कम थी और लोग भी थे, लेकिन ऐसा था कि मैनेजेबल था, कुछ ही लोगों का जो है कि नहीं हुआ, अदरवाइज
इसमें सबका हो गया, लेकिन इस वाले में सीट कम है और लोग ज़्यादा। आप सोच लो कि 2019 से लेके और 2019 में वैकेंसी आई थी और 2025 में आ रही है, ठीक है, या 26 में आएगी, अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं। 2026 में जब आएगी तो 2026 तक ये मान के चलो कि कितने लोग रेडी हो जाएंगे। अब 300 पोस्ट अगर सेंशन हुआ है तो 300 में योगा का क्या है, कुछ कैंसिलेशन का भी उसमें आया था कि योगी पोस्ट को कैंसिल किया जाता है। लेकिन ऐसा ये भी बिल्कुल मत सोचना कि 300 है तो 300 ही, लेकिन इसमें हमको लगता है कि 300 अगर सीटें होंगे तो आप जोड़ लो कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्पोर्ट्स के कॉलेज हैं, ठीक है, जहाँ बीपीएड एमपीएड या बीपीई होता है, तो उसमें कितने लोग वो 2019 से लेके अब तक जो निकल चुके हैं। फिर बाकी जो लोग पिछले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें उनका नहीं हुआ है, तो आपको इसको ध्यान देते हुए आपको चीज़ों को क्या करना है, तैयारी करनी है, ठीक है। तो जब तक आप पूरे मेहनत से तैयारी नहीं करोगे, जितने क्लास में पढ़ाया जाता है इससे ज़्यादा भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को जो नहीं समझ में आ रहा उसको एकदम नेट पे सर्च करो, कुछ डाउट होता है तो उसको पूछिए कि हाँ ये चीज़ें हैं सर, तो कैसे करना है, या इसके बारे में और हमको कैसे नॉलेज मिल सकता है। तो आपको इन सब सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो कंपटीशन क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो गेट ने क्या कहा, interest is a motivating force that impels us to attend to a person, a thing और एन एक्टिविटी। रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। बिंघम ने क्या कहा है 1937 में, इंटरेस्ट इज द टेंडेंसी टू बी अटेंटिव एंड टू इंजॉय सम एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट। रुचि किसी कार्य या वस्तु पर ध्यान देने और उसमें आनंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। फिर हॉरलॉक ने क्या कहा है 1946 में, इंटरेस्ट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन विच arouses attention and sustains एक्टिविटी। रुचि प्रेरणा का वह स्रोत है जो ध्यान को जागृत करता है और गतिविधि को बनाए रखता है। इसके अलावा अगर आपको अगर कोई अगर जैसे कि पॉपुलर जो ऑथर हैं उनके अगर कहीं अगर आपको मिल रहा है तो उसके बात भी आप उसको रखिएगा, ठीक है। ये तो हमने 4-5 बता दिया, जिसमें हमने बताया कि क्रो और क्रो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर स्किनर भी हैं, उसके बाद ये हरलॉक और बेंगिमन का ये सब पलता है। गेट वगैरह का नया है, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे भाई, इंटरेस्ट कौन जानता है कि नया चीज़ें हैं, कभी नहीं पूछा गया तो इस बार पूछ दिया जाए। तो आपको इन सब सारी चीज़ों को क्या करना है, अपने माइंड में मेमोराइज करना है और इसको एग्जाम के उसमें रिकॉल करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ और भी है, थॉर्नडाइक भी देखो इसमें वो हैं, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैकडूगल भी हैं। उसके बाद क्रो एंड क्रो का देखो एक और दिया है इन्होंने, ठीक है। इंटरेस्ट इज द attitude that lead a person to give attention to a thing or activity when it's appeared to be पर्सनली मीनिंगफुल। रुचि वह दृष्टि है जो व्यक्ति को किसी वस्तु या गतिविधि की ओर तब आकर्षित करता है जब वह उसके लिए व्यक्तिगत रूप से सार्थक प्रतीत होता है। ये 1956 में दिया है और इन्होंने 1963, मतलब कि पहला जो था ये था 1956 में, उसके बाद उन्होंने वो दिया, ठीक है। तो थॉर्नडाइक, मैकडूगल और जेम्स डिवर देखो यहाँ भी हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्रो एंड क्रो, ये सब सारी चीज़ों को आप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने हिसाब से इसको आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अपने पढ़ाने के तरीके से है, लेकिन आपको अपने पढ़ने के तरीके से आपको चीज़ों को क्या करना है, समराइज करना है। आपको एक नोट्स अपने हिसाब से बनाना है कि आपको कैसे, मतलब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट में देखो है, एक पर्सनल इंटरेस्ट है, सिचुएशनल इंटरेस्ट है, देन कॉग्निटिव इंटरेस्ट है, उसके बाद अफेक्टिव इंटरेस्ट है और हैबिचुअल इंटरेस्ट है। तो इसमें दिया है नेचुरली इंजॉय एंड प्रिफर सर्टेन स्पोर्ट। देन सिचुएशनल स्टेट इंटरेस्ट क्या है, डेवलप ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कोच पेयर और इवेंट्स। देन कॉग्निटिव इंटरेस्ट ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू लर्न स्पोर्ट्स स्किल, मतलब कि खुद से जो चीज़ें करना है। इसमें क्या है, परिस्थितिजनक, मतलब कि आपको कोच बताएंगे या ट्रेनर बताएंगे या कोई पीयर्स होगा या कोई आपका क्लासमेट होगा या बैचमेट होगा, वो सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, कॉग्निटिव इंटरेस्ट में ड्राइवन बाय द क्यूरियोसिटी, आपके खुद के, मतलब कि इंटरनल जो चीज़ें अराइज हो रही हैं उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। कि मतलब कि लर्न स्पोर्ट, मतलब कि आप किस स्पोर्ट्स के स्किल को आप सीखना चाहते हो। फिर अफेक्टिव इंटरेस्ट क्या है, इमोशनल कनेक्शन एंड इंजॉयमेंट फ्रॉम
पार्टिसिपेशन मतलब कि अफेक्टिव भावनात्मक रुचि, इमोशनल कनेक्शन और इंजॉयमेंट फ्रॉम पार्टिसिपेशन मतलब कि आपको पार्टिसिपेशन में आपको इमोशन कनेक्शन हो रहा है या तो कोई इंजॉयमेंट मिल रहा है तो आप कर रहे हो, ठीक है। हैबिचुअल मतलब कि आदत आदत रुचि मतलब डेवलप्ड ओवर टाइम ड्यू टू रिपीटेड पार्टिसिपेशन, ठीक है। डेवलप ओवर टाइम ड्यू टू रिपीटेड मतलब कि रिपीटेड पार्टिसिपेशन, जहाँ आपको बार बार किस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो कि मतलब कि आपको करना ही करना है, मतलब कोई भी टूर्नामेंट देख लिया आपको हैबिचुअल हो चुके हो आपके कि आपको करना ही करना है, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ध्यान केंद्रित करना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट मतलब कि ध्यान केंद्रित करना, प्रेरणा और उत्साह को बढ़ाना, ठीक है। ध्यान केंद्रित करना, प्रेरणा और उत्साह बढ़ाता है। फिर प्रयास और निरंतरता बढ़ाता है। इसमें इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, इंक्रीज पेरिसिस्टेंस एंड एफर्ट इन ट्रेनिंग। सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसको बोलते हैं हम, कैन बी डेवलप और चेंज विथ एक्सपीरियंस, अनुभव से विकसित या बदली जा सकती है, मतलब कि कोई भी कैन बी डेवलप और चेंज मतलब कि विकास भी इसका हो सकता है या तो इसको चेंज भी कर सकता है, किसके साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए अगर कुछ गलतियां हुई तो उसको हम नई चीज़ों में चेंज करते हैं। फिर फैक्टर अफेक्टिंग इंटरेस्ट, बायोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक है, सोशल इन्वायरमेंट और पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो आपके बिहेवियर में था वही लगभग है, लेकिन एक ये पास्ट एक्सपीरियंस जो ये चेंज हुआ है तो बायोलॉजिकल में हो जाएगा जो फिजिकली रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, जो पर्सनालिटी हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया और मोटिवेशन हो गया। फिर सोशल फैक्टर में क्या है, फैमिली सपोर्ट्स हो गया, फैमिली सपोर्ट आपको मिल रहा है कि नहीं आ रहा है, दोस्तों से आपको चीज़ों को सोचने समझने या उनसे कोई गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं है, कोचेस से मिल रहा है कि नहीं। फिर टीम का इन्वायरमेंट कैसा है, उन सब सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया कि फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स इवेंट, मीडिया, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें आ गई। पास्ट एक्सपीरियंस में आपका सक्सेस, इंजॉयमेंट एंड लर्निंग इन स्पोर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स मतलब कि स्पोर्ट्स का जो है क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इंक्रीज लर्निंग एंड एक्वाइजेशन ऑफ स्पोर्ट मतलब खेल कौशल सीखने में वृद्धि। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका जो स्पोर्ट्स स्किल है वो उसमें कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस जो है या स्किल डेवलपमेंट होगा या परफॉर्मेंस में क्या होगा, इन्हेंस होगा, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ठीक है। कब, जब आपका इंटरेस्ट आपका लर्निंग सीखने में रहेगा तो। देन इनहेंस मोटिवेशन, एफर्ट एंड कमिट कमिटमेंट, प्रेरणा, प्रयास और प्रतिबद्धता बढ़ाता है। फिर इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की हमने बात की थी कि परफॉर्मेंस पे बढ़ाएगा, और जिस जो परफॉर्मेंस की जो कंसिस्टेंसी है, जो एक हम पढ़े थे कि लर्निंग पठार, जो एक समय का होता है, क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमने पढ़ा था ना, एक समय जाने के बाद क्या होता है, वो परफॉर्मेंस हमारा मेंटेन करके हमको रखना पड़ता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो डाउन होता है। तो जो एक समय हम सीखते हैं, सीखने के बाद क्या होता है कि चीज़ों को हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है, मतलब कि चाहे तो वो परफॉर्मेंस है चाहे तो हमारा नॉलेज है, वो सब सारी चीज़ों के हम क्या करते हैं, मेंटेन करके या कंसिस्टेंसी हम उसको करके रखते हैं। फिर रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बोर्ड बोर्डम, ठीक है, मतलब कि बोरिंग जिसको हम बोलते हैं, बोर्डम को, तनाव, चिंता और जो बोरिंग होता है उसको क्या करता है, कम करता है। अगर आप स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेशन आपका हो रहा है तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपका जो एनजाइटी है वो भी कम होगा, आप जो बोर हो रहे हो किसी चीज़ को करने में, मतलब कि किसी काम को, जैसे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, किसी भी कोई भी सिस्टम पे बैठ के कंटिन्यू किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो उसका भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहेगा, तो उसका जो मतलब कि बोरिंग सिचुएशन रहेगा वो क्या होगा, वो चीज़ें कम होंगी। फिर प्रमोट्स स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम वर्क, मतलब कि आपके अंदर जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, चाहे तो वो टीम के प्रति हो चाहे वो खुद के प्रति हो, ठीक है। फिर टीम के प्रति भी होगा और इस पर्सनल आपका इंडिविजुअल जो होगा उसको भी क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा या प्रमोट करेगा। देन रोल ऑफ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस, खेल प्रदर्शन में जो भूमिका है इंटरेस्ट की, रुचि की, वो क्या क्या है, तो ड्राइव्स एथलीट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली, मतलब कि आपका जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो एक्टिव रहेगा, और आपका कंसिस्टेंसली मतलब कि आपका जो लगातार जिसको बोलते हैं निरंतरता, वो भी आपकी बनी रहेगी। सक्रिय और नियमित भागीदारी को प्रेरित करता है। फिर इंक्रीजेस अटेंशन, फोकस एंड लर्निंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब कि प्रशिक्षण में ध्यान, फोकस और सीखने की क्षमता बढ़ता है, मतलब कि जब आप
ट्रेनिंग कर रहे हो उस समय क्या करेगा, आपका अटेंशन बढ़ाएगा, फोकस बढ़ाएगा, और जो लर्निंग जो कैपेसिटी होती है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। सपोर्ट्स गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट, आपका जो गोल है उसको बनाने में मदद करता है, उसको गोल को अचीव करने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। इनहेंस इमोशनल कंट्रोल एंड कोपिंग विथ प्रेशर, मतलब कि आपको जो इमोशंस होते हैं, जो सम विषम परिस्थिति में आप अपने कंट्रोल मतलब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो उसको बढ़ाने में या करने में उसको प्रमोट करेगा, इम्प्रूव होगा। और कोपिंग विद प्रेशर, मतलब कि आपको दबाव में किसी काम को करने को क्या करेगा, ये करने की जो एबिलिटी होती है, मतलब कि दबाव में काम करने की एबिलिटी का मतलब है कि अच्छे काम, मतलब कि आप प्रेशर में भी सारी चीज़ों को क्या कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, उसको भी क्या करता है, ये इनहेंस करता है। इनकरेजेस क्रिएटिविटी, स्ट्रेटेजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन गेम, मतलब कि खेल में रचनात्मक, मतलब कि इनकरेज करेगा आपको क्रिएटिविटी करने, मतलब कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से करने के लिए। रणनीति बनाने में मदद करेगा, मतलब नए नए तरीके से कि हमको मैच को कैसे हम जीतेंगे। फिर समस्या समाधान को, मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको भी क्या करेगा, ये डेवलप करता है। फिर मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू इंटरेस्ट, मतलब कि अब जो जैसे उसमें हमने पढ़ा था, देखो ये भी है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है, कॉग्निटिव मॉडल, सोशल लर्निंग मॉडल, ह्यूमनिस्टिक मॉडल, अफेक्टिव मॉडल, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें भी आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप इसको कर दीजिए, ये आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स इसमें भी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स इसमें भी है तो उसमें नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा पूछता है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें इंटरेस्ट न दिया हो, ठीक, हो सकता है उसमें इंटरेस्ट न दिया हो, या तो हो सकता है कि दोनों के लिए पूछ दे कि बिहेवियर और इंटरेस्ट के लिए कौन सा जो मॉडल है वो तैयार किया गया है, तो आपका इसमें भी है, ठीक है। तो कॉग्निटिव मॉडल भी आएगा उसमें, सोशल लर्निंग मॉडल भी आएगा बंडूरा का, ह्यूमनिस्टिक मॉडल मास्लो रोजर्स जो था, और अफेक्टिंग मॉडल भी आएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप अच्छे से अपना नोट्स बनाएंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, और कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे से बात करेंगे, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, या ग्रुप में आप मैसेज करेंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।